प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम अभी तक उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे और हम बार बार ये बात कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था और अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनते ही कुछ चीज़ों को देखा, क्योंकि उसे केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना था, शासक को मजबूत करना था, शासन पर निरंकुश अधिकार स्थापित करना था। इसके लिए उसने प्रशासन में कई परिवर्तन किए। सबसे पहले उसके द्वारा केंद्रीय शासन को केंद्रीकृत किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के समस्त अधिकार अपने हाथों में केंद्रित कर लिए। प्रांत के सूबेदारों के पास में कोई उल्लेखनीय अधिकार नहीं बचे थे। उसके मंत्री या वजीर केवल क्लर्क की भांति थे, यानी वे उसके द्वारा दिए गए आदेशों की ही पालना करते थे। उसके सैनिक और असैनिक अधिकारी मार्गदर्शन के लिए सुल्तान पर ही निर्भर रहते थे। जब तक अलाउद्दीन खिलजी की समस्त शक्तियाँ और इंद्रियाँ दृढ़ रहीं, वह शक्तिशाली व स्फूर्तिवान शासक बना रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीकृत ढांचे को स्थापित करने के लिए अमीरों का दमन किया, क्योंकि उसने ये देखा था कि उसके पूर्ववर्ती शासकों में अमीरों ने ही सबसे ज़्यादा विद्रोह किए थे और अमीरों ने सिर्फ शासकों को बदला हटाया, शासक निर्माता के रूप में बने हुए थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनते ही सबसे पहले अमीरों के अधिकारों में कटौती की, अमीरों को पूरी तरीके से अपने ऊपर आश्रित कर दिया। सबसे पहले उसने जो कार्य किया, उसने किया मद्यपान को निषेध। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों व अन्य सामंतों को मद्यपान पर निषेध लगाया, क्योंकि उसका यह मानना था कि मद्यपान करने से ये लोग विद्रोही हो जाते हैं। इसलिए उसने एक अध्यादेश जारी कर मदिरा व अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग को निषिद्ध कर दिया। हल्की शराब और मादक पदार्थ भी बेचे नहीं जा सकते थे। जुआ खेलना भी कानूनन बंद कर दिया गया। मद्य विक्रेताओं और जुआरियों को नगर से निकाल दिया गया। इन पर भारी कर लगा दिए गए और अब उसने ये आदेश ही निकाल दिया कि किसी भी प्रकार का मद्य व्यापार नहीं किया जाएगा। इस तरह से उसने उन मद्य गोष्ठियों पर रोक लगा ली जिसमें बैठ कर के ये अमीर शासकों के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। दूसरा कार्य अलाउद्दीन के द्वारा यह किया गया कि उसने अमीरों की संपत्ति छीन ली। अलाउद्दीन खिलजी ने एक आदेश दिया कि समस्त भू संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिलक यानी स्थायी संपत्ति, इनाम और वक्त अर्थात उपहार के रूप में मिली हुई है, वह सब उनसे जब्त कर ली जाए। भूमिपतियों का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। इस आदेश से यह लाभ हुआ कि व्यक्तियों के पास धन नहीं रहा और उनका और समय मुख्यतया जीविका कमाने में लगा रहा। इस प्रकार बर्नी कहता है कि मलिकों, अमीरों और अधिकारियों तथा मुल्तानी व्यापारियों एवं सरकारों के अतिरिक्त किसी के पास भी कोई चीज़ नहीं रही। तीसरा कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह किया गया कि अमीरों के विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ये अमीर आपस में वैवाहिक संबंध करके षड्यंत्रों की राजनीति रचते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अगले अध्यादेश के माध्यम से अमीरों और सरदारों की दावतों, पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान की अनुमति के बिना कोई भी सरदार ना तो दावत दे सकता था, ना एक दूसरे से मिल सकता था, ना पत्र व्यवहार कर सकता था और ना ही एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित कर सकता था।
इस आदेश की कड़ाई से पालना कराई गई, जिसके कारण अमीरों के घरों में रंगरेलियां और षड्यंत्र समाप्त हो गए और इन षड्यंत्रों, धूर्ततापूर्ण कार्यों व बदनाम कार्यों के कारण राजमहल सुरक्षित हो गया। संदिग्ध अमीरों का दमन किया गया। उसे किसी भी अमीर के ऊपर यह शक हो जाता था कि वह उसकी निरंकुशता में बाधक बन रहा है तो वह उसे समाप्त कर देता था। जिस प्रकार उसने जफ़र खां को मारा। जफ़र खां की बढ़ती हुई शक्ति और लोकप्रियता के कारण अलाउद्दीन खिलजी इतना अधिक आशंकित हो गया था कि उसने उसे जहर देकर मार दिया। इसी प्रकार अपने शासनकाल में ही उसने अल्प खां को भी उसकी बढ़ती हुई शक्ति के कारण मार दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के खिलाफ बहुत ही दमनात्मक कार्यवाही अपनाई। इसी प्रकार उसने प्रांतीय शासकों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। सुल्तान ने प्रांतों में रहने वाली सेना की नियुक्ति तथा सैनिकों का नियंत्रण, स्थानांतरण, पदवृद्धि अपने हाथ में ले ली और सैनिकों को भूमि देने के स्थान पर वेतन देना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण प्रांतीय शासकों की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई और संपूर्ण शक्ति के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शासन को केंद्रीकृत किया गया और निरंकुश किया गया, किंतु उसने अपने प्रशासन में कुछ मंत्री भी रखे, जिसमें पहला मंत्री था दीवान वजारत। यह मुख्यमंत्री होता था। इसे एक तरीके से ये प्रधानमंत्री की तरह से था। इसे वजीर भी कहा जाता था। अलाउद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के समय ख्वाजा खातिर को वजीर बनाया था। उसके बाद नुसरत खां को और फिर ताजुद्दीन काफूर को भी वजीर बनाया गया। वजीर को वित्त के अतिरिक्त सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व करना पड़ता था। उसके अधीन सहायता हेतु मुशरिफ यानी महालेखापाल, मुस्तौफी महालेख निरीक्षक और वक़ूफ़ आदि कर्मचारी होते थे। दूसरा मंत्री था दीवाने अर्ज, जिसे युद्ध मंत्री भी कहा जाता था। यह दूसरा महत्वपूर्ण पद था। इस मंत्री का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनकी वेतन की व्यवस्था करना, युद्ध में साथ जाना, लूट के माल को संभालना। इसके अधीनस्थ नायब आरिज मुमालिक होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक नसरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन आरिज मुमालिक था और उसका उपाधिकारी ख्वाजा हाजी नायब आरिज था। इसके बाद तीसरा मंत्री था दीवाने इंशा, जिसका प्रमुख कार्य शाही घोषणाओं और प्रपत्रों का प्रारूप तैयार करना था। यह सरकारी कार्यों का लेखा जोखा रखता था। प्रांतपतियों व स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करने का कार्य भी इसके द्वारा था। इसके अधीन दबीर व सचिव होते थे। मुख्य दबीर आमतौर पर दबीर खास सुल्तान का निजी सचिव होता था, जो पत्र व्यवहार का कार्य व फतहनामा यानी विजय लेखों का लेखा जोखा तैयार करता था। अगला पदाधिकारी था दीवाने रसालत, जो एक तरीके से विदेश मंत्री मान लीजिए, जिसका कार्य विदेश विभाग तथा कूटनीतिक पत्र व्यवहार से संबंधित था। इस विभाग को स्वयं सुल्तान देखता था। उसने किसी भी अमीर को यह विभाग नहीं सौंपा। दीवाने रियासत, अलाउद्दीन खिलजी ने यह नया मंत्रालय खोला, जिसके अधीन राजधानी के आर्थिक मामले आते थे। यह बाजार की संपूर्ण व्यवस्था या संघीय मंत्री या अधिकारी होता था। याकूब को इस पद पर नियुक्त किया गया। राजमहल के कार्यों की देखरेख के लिए वकील दर नियुक्त किया गया। वकील दर के बाद अमीर दाजिब उत्सव अधिकारी का पद आता था। इनके अतिरिक्त सरजानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक, अमीर आखूर, अश्वाधिपति, शहनाए पील, हाथियों का अधिकारी, अमीर शिकार, शाही शिकार को
मैनेज करने वाला अधिकारी और शराबदार सुल्तान पेयों का प्रभारी और मुहरदार जैसे अधिकारी हुआ करते थे। दीवाने रियासत के माध्यम से आर्थिक मामलों के रूप में बाजार नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई, जिसका तात्पर्य यह था कि बाजार पर इस तरह से अपनी व्यवस्था को बनाया जाए कि उसकी सेना को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत स्वयं को अल्टीमेट अदालत यानी सबसे सर्वोच्च अदालत बनाया। उसी के फैसले अंतिम व निर्णायक होते थे। इसके अतिरिक्त सदरे जहां काजुल कुजात नामक मुख्य अधिकारी हुआ करता था, जिसके अधीनस्थ नायब काजी व अल कार्य किया करते थे, जिनकी सहायता मुफ्ती के द्वारा की जाती थी। मुफ्ती भी धर्माधिकारी न्याय अधिकारी होता था, धर्माधिकारी होता था। गाँवों में मुखिया और पंचायतें झगड़ों का निपटारा करती थी। अमीर दाद नामक अधिकारी दरबार में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रस्तुत करता था जिन पर काजियों का नियंत्रण नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई थी ताकि फैसले जल्दी हों और निष्पक्ष हों। हालांकि अलाउद्दीन के समय में भी शरीयत के कानून थे, धर्म के कानून थे, फिर भी उसने अपने शासनकाल में लोकहित को व राजहित को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और उसके हिसाब से जो नियम बनाए गए उन नियमों में लोकहित व परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया। धार्मिक सिद्धांत थे, शरीयत के कानून थे, लेकिन उनसे भी ऊपर उलेमाओं को, मौलवियों को भी अलाउद्दीन के द्वारा अपने नियंत्रण में रखा गया। उनका ज़्यादा हस्तक्षेप उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसने अपने कानूनों को, न्याय व्यवस्था को बनाने में लोकहित व परिस्थितियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। न्याय व्यवस्था में कानून दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। छोटे मोटे अपराधों पर भी अंग भंग व मृत्युदंड जैसे सज़ा दी जाती थी। अगर किसी व्यक्ति ने गबन किया है या आर्थिक अपराध किया है तो भी उसे अंग भंग या मृत्युदंड जैसे कड़े सजा के प्रावधान दिए जाते थे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने शासन को प्रभावशाली तरीके से, कुशलता से चलाने के लिए, अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, षड्यंत्रों से मुक्त रखने के लिए मुस्लिम सरदारों, बड़े बड़े अधिकारियों तथा साधारण जनता के कार्यों और षड्यंत्रों की पूर्ण जानकारी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस व गुप्तचर विभाग को बहुत अधिक महत्व दिया। गुप्तचरों की नियुक्ति सुल्तान अलाउद्दीन स्वयं करता था। कोतवाल शांति व कानून का रक्षक था तथा वही मुख्य पुलिस अधिकारी था। पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए कई पदों का सृजन किया गया और उन पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। भावी षड्यंत्रों को रोकने के लिए साधारण जनता में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अपने सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुप्तचर विभाग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद मुमालिक होता था, जिसके नियंत्रण में कई बरीद यानी संदेशवाहक होते थे। बरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाता मुनहियन या मुनही कहलाते थे, जो कि राज्य में होने वाली प्रत्येक गतिविधि की सूचना सुल्तान तक पहुंचाते थे। और इन गुप्तचरों के माध्यम से ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में होने वाले बहुत सारे विद्रोहों को पहले से ही पहचाना और उनका दमन करने में उसे सफलता प्राप्त हुई। सबसे पहले 1299 में नव मुस्लिम सैनिकों के विद्रोह हुआ। उसके बाद में अकद खां का विद्रोह हुआ, उमर खां व मंगू खां का विद्रोह हुआ और हाजी मौला के द्वारा विद्रोह किया गया। और समय रहते सुल्तान ने इन सब विद्रोहों का दमन कर दिया
और इसमें गुप्तचर व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के विभिन्न भागों से संपर्क बनाए रखने के लिए उचित डाक व्यवस्था का प्रबंध किया। उसने अनेक घुड़सवारों व क्लर्कों को डाक चौकियों में नियुक्त किया। जगह जगह पर डाक चौकियां बनाई गईं। कुशल डाक व्यवस्था के कारण ही सुल्तान को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विद्रोहों की सूचना तुरंत मिल जाती थी और सुल्तान तुरंत आवश्यक कार्यवाही कर लेता था। इस प्रकार कुशल डाक व्यवस्था उसके साम्राज्य की एकता व सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था सिद्ध हुई। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया उसका सैन्य प्रबंध है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी था, महत्वाकांक्षी था और वह इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि यदि उसे अपना साम्राज्य सुरक्षित रखना है, विस्तृत करना है, तो इसके लिए उसे एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। सैन्य व्यवस्था के अंदर उसके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, इसे हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में।